नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग NCERT क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गति, दूरी एवं मापन। जो कि यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो छात्र सीटेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही BPSC TRE 4.0 में भी जो छात्र साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। यह क्लास दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि अगर हम लोग BPSC TRE 4.0 की बात करें तो वहाँ भी आपको NCERT 6 to 10 पढ़ना पड़ता है। वहीं से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे प्राइमरी की मैं बात करूँ या आपको 6 to 8 की TGT की बात करूँ। तो TGT साइंस वाले उनको भी पढ़ना है और सीटेट पेपर 2 वाले भी NCERT 6 to 8 पढ़ना है। तो आप सबको पता ही होगा, हम लोग NCERT सीरीज की फिल्टर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप लोग की आज NCERT क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 7 को करेंगे। इसी तरह SST में भी आपकी क्लासेज चल रही हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है गति, दूरी एवं मापन, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर अपने आप में माना जाता है, क्योंकि गति, दूरी एवं मापन यहाँ से पेपर में हर बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में चाहे हम सीटेट पेपर 2 की बात करें या BPSC TRE 4.0 की बात करें, हर जगह यहाँ से प्रश्न बन चुका है। अभी मैं जैसे ही NCERT क्लास 6 साइंस की बुक समाप्त होगी तो मैं उसकी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊँगा NCERT से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा क्लासेज की नोट्स और PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस लिंक से जुड़ सकते हैं। चलिए, यातायात साधन क्या होते हैं? तो यातायात को सरल भाषा में परिवहन कहा जा सकता है, और परिवहन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना। और जिन साधनों के द्वारा यातायात की जाती है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। उदाहरण के लिए रेल या गाड़ी, हवाई जहाज, पानी जहाज, बस, मोटरसाइकिल आदि। आज यातायात बेहद सुगम और त्वरित हो चुके हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए बेहद तेज गति की यात्राएं उपलब्ध हैं। कुछ दशक पहले यातायात के लिए बेहद ही सीमित साधन थे, जिनमें यातायात करने का खर्च तथा समय बहुत ही ज़्यादा लगता था। आने जाने के साधन को यातायात कहते हैं। तो यातायात को सरल भाषा में परिवहन कहा जाता है, और परिवहन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या यात्रा करना। जिन साधनों के द्वारा यातायात की जाती है उन्हें यातायात के हम लोग साधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोगों ने रेलगाड़ी देखा होगा, हवाई जहाज देखा होगा, पानी जहाज हो गई, आपकी बस हो गई, मोटरसाइकिल हो गई आदि क्या हैं? यातायात के साधन हैं। आज यातायात बेहद सुगम और त्वरित हो चुके हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए बेहद तेज गति की यात्राएं उपलब्ध हैं। कुछ दशक पहले यातायात के लिए बेहद ही सीमित साधन थे, जिनमें यातायात करने का खर्च और समय बहुत ही ज़्यादा लगता था। आने जाने के साधन को हम लोग यातायात कहते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। चाहे आपकी एरोप्लेन हो गई, ट्रेन हो गई, पानी की जहाज हो गई, ट्रक हो गई। आज यातायात की सुविधा फ़ोन के एक क्लिक पर उपलब्ध हो गई है। यातायात को आधुनिक करने के लिए पर्यावरण से भी समझौता किया गया है, अर्थात बड़ी मात्रा में वृक्षों को काटा गया है और उनके जगह यातायात के मार्गों का निर्माण किया गया है, जिसके दुष्प्रभाव अक्सर देखे जाते हैं। सड़क परिवहन की बात की जाए तो साइकिल हो गई, आपकी मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, बस, रेलगाड़ी आदि आती हैं। वहीं हम लोग वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन में हम लोग हेलीकॉप्टर हो गई, आपकी जेट विमान हो गया, हवाई जहाज आदि आते हैं। वहीं अगर हम लोग जल परिवहन की बात करें तो आपकी नाव हो गई, स्टीमर हो गई, पानी वाली जहाज आदि जल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। तो सड़क परिवहन में आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी आदि आते हैं। वायु परिवहन की बात करें तो हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज आदि आते हैं। जल परिवहन की बात करें तो नाव, स्टीमर, पानी वाली जहाज आदि इसमें आते हैं। यातायात के प्रकार की बात की जाए तो यातायात को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जल मार्ग, थल मार्ग, हवाई यातायात, रेल यातायात, पाइपलाइन यातायात, अंतरिक्ष यातायात, जिसको हम लोग भविष्य भी कहते हैं। जल मार्ग यातायात की बात करें तो जल के मार्ग से होते हुए जाते हैं, यातायात करते हैं। जैसे आपकी पानी की जहाज हो गई, फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल यातायात कहते हैं। जल के रास्तों से किए गए यातायात को जल मार्गी यातायात कहा जाता है। पृथ्वी पर 73% जल है। तो कितना परसेंट जल है? 73% जल है। और ज़्यादा वजन के साथ साथ यातायात करना आकाशीय मार्ग तथा जमीनी मार्ग के यातायात के लिए अनुकूल नहीं होता। इसलिए एक देशों में से दूसरे देशों तक व्यापारिक परिवहन के लिए जल मार्गों का उपयोग किया जाता है। जल मार्ग के यातायात में पानी के जहाज इत्यादि साधन आते हैं। अब हम लोग थल मार्ग की बात करें, थल मार्ग यातायात, तो थल मार्ग यातायात की बात की जाए तो आपकी बस हो गई,
आपकी कार हो गई, ये सब क्या कहलाते हैं? थलमार्गी यातायात कहलाते हैं। यानी थलमार्गी यातायात से मतलब है ज़मीनी रास्तों से किया जाने वाला परिवहन। सबसे ज़्यादा ज़मीनी मार्गों से हम लोग यातायात को चुना जाता है। ज़मीनी यातायात के कुछ मानक निश्चित किए गए हैं, जैसे कि नियम के अनुसार वाहन चलाना इत्यादि। कम दूरी के लिए एक अनुकूल और मगर लंबी दूरी के लिए अन्य प्रकार के यातायात को चुनना पड़ता है। हवाई यातायात, तो हवाई यातायात की बात की जाए तो आपकी एरोप्लेन हो गई, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। आकाशीय मार्ग से किया जाने वाला यातायात नभी यातायात कहलाता है। लंबी दूरी तथा कम समय के साथ यह कीमत में थोड़ा अधिक होता है। हवाई यातायात करने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसा कि किसी प्रकार के धातु तथा गैर कानूनी चीज़ों को ले जाने की इसमें मनाही होती है। रेल यातायात क्या होते हैं? तो रेलवे द्वारा दुनिया की एक बड़ी आबादी सफ़र करती है और सामान लाने ले जाने के लिए रेल मार्ग सबसे अच्छा जरिया माना गया है। रेल यातायात भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन माना गया है। तो रेलवे के लिए दुनिया में एक बड़ी आबादी सफ़र करती है। आप लोग को पता ही होगा, हम लोग अभी लंबा सफ़र करते हैं, जैसे हमको मुंबई जाना हो या कहीं और जाना हो, चेन्नई जाना हो, तो हम लोग सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं? रेल यातायात का करते हैं। उसमें हम टिकट खरीदते हैं, टिकट रिजर्व करते हैं, अपना 1-2 महीना पहले ही टिकट निकालते हैं और अपना प्लानिंग बना के या रेल मार्ग से जल्दी वहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर जहाँ जाना होता है, जैसे दूरी होती है, हम पहुँच जाते हैं। वहीं अगर हमको कार वगैरह से जाना हो तो कितना दिन लगेगा? बहुत समय लग जाएगा ना, और वह सुलभ भी नहीं होता। लेकिन रेल जो होता है वह सुलभ होता है और वहाँ से हम आसानी से पहुँच जाते हैं लंबी दूरी तय करने के लिए। पाइपलाइन यातायात, तो आज यातायात के साधन में सबसे उत्तम नमूने के रूप में पाइपलाइन परिवहन को ले सकते हैं। जहां एक ओर हजारों किलोमीटर के केबल परिवहन का जाल बिछा है, वहीं पाइपलाइन परिवहन के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। पाइपलाइन यातायात अभी इंसानों के लिए उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। कुछ देश अपनी सैन्य सामग्री को गुप्त रूप से लाने या ले जाने के लिए पाइपलाइन यातायात का उपयोग होता है। अंतरिक्ष तक पैर पसारता यातायात, तो आज सिर्फ ज़मीन तक ही अंतरिक्ष तक यातायात चल रहा है। आज मानव चांद तक पहुंच गया है और वहां अपने बसने के इंतजाम करने में लगा है। अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्षयान में ईंधन पहुंचाने के लिए ऐसे ही यातायात मदद लेनी पड़ती है हमको। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक आप सबको पता ही होगा, किसी भी राशि का मात्रक या किसी भी राशि की मात्रा का मान ज्ञात करने के लिए, अर्थात उस राशि को मापने के लिए कुछ मानक मान लिया गया है, जिन्हें हम मात्रक कहते हैं। तो किसी भी राशि की मात्रा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने एक मान, उस राशि को मापने के लिए एक कुछ मानक बनाया हुआ है, जिसको या जिस मानक माना गया है, इसका मानक कितना होगा, उसे ही हम मात्रक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कोई भौतिक राशि जिसके द्वारा मापी जाती है उसे हम मात्रक कहते हैं। मापने के एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। तो मापन के एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि का मात्रक, अर्थात किसी भी राशि का मात्रक जो होता है, अर्थात ऐसा यंत्र या मात्रक जिसमें हम उस राशि को मापते हैं, क्योंकि अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग मात्रक इस्तेमाल किए जाते हैं। उसका संख्यात्मक मान उस राशि का परिणाम मतलब यह होता है। इससे यह पता चल जाता है कि उस राशि में चुने गए मात्रक की मात्रा का कितनी बार इस्तेमाल किया गया है। इसे उदाहरण से समझते हैं हम लोग। आइए, माना कि किसी क्षण की लंबाई 10 मीटर है। माना किसी क्षण की लंबाई 10 मीटर है, तो मात्रक को आसानी से समझने के लिए 2 प्रकारों से विभाजित किया गया है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की बात करें तो ऐसे भौतिक राशि जो कि अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, अर्थात आधारित नहीं होते हैं, बल्कि स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो ऐसे भौतिक राशि जो कि अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, अर्थात आधारित नहीं होते हैं, बल्कि स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई का मीटर तो समय का सेकंड और द्रव्यमान का किलोग्राम इत्यादि मूल मात्रक के उदाहरण होते हैं। तो उदाहरण के लिए लंबाई का मीटर तो समय का सेकंड होता है, तो द्रव्यमान का किलोग्राम आदि में नापा गया है। द्रव्यमान को हम लोग किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं? पूछा जाता है कितना लंबाई है, हमको 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, हमको 3 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो हम लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। और समय को किस में नापते हैं? समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं ना, सेकंड में। तो इसमें लंबाई या दूरी का मूल मात्रक मीटर होता है, जिसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे हम लोग केजी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, जिसे हम लोग यस से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है, जिसे हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं।
ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला होता है जिसे हम लोग सीडी से प्रदर्शित करते हैं। इस पदार्थ की मात्रा मूल मात्रक मोल होता है जिसे हम लोग मोल से प्रदर्शित करते हैं। तो लंबाई या दूरी का मूल मात्रक मीटर होता है जिसे हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है जिसे हम लोग केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है जिसे हम लोग एस से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है जिसे हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मूल मात्रक की बात की जाए तो विद्युत धारा का क्या होता है, आपका एम्पियर होता है जिसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला होता है जिसे हम लोग सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है जिसे हम लोग एमओएल से प्रदर्शित करते हैं। वहीं अगर हम लोग पूरक मूल मात्रक की बात करें तो इसमें तलीय कोण का मूल मात्रक रेडियन होता है जिसे हम लोग आरडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आरडी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें तलीय कोण का मूल मात्रक रेडियन होता है जिसे हम लोग आरडी से प्रदर्शित करते हैं। वहीं धन कोण का मूल मात्रक स्टेरेडियन होता है जिसे हम एसआरडी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो जब हम एक या एक से अधिक मूल मात्रों का उपयोग करके अर्थात मूल मात्रों की कई घाटों का उपयोग करके नए मात्रक बनाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उदाहरण के लीजिए, मान लीजिए आपको किसी वस्तु के क्षेत्रफल का मात्रक ज्ञात करना है। आपको किसी वस्तु के क्षेत्रफल का मात्रक ज्ञात करना है, परंतु हमें नहीं पता है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। लेकिन हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल जो होता है एल गुणे बी यानी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। मात्रक इसका होता है मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर। क्या होता है, लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को मीटर में। तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में नापते हैं। इसे उदाहरण से पता चलता है कि क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि इसका निर्माण मूल मात्रक की सहायता से हुआ है। यहाँ पर हमने लंबाई और चौड़ाई के मूल मात्रक मीटर की सहायता से क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर प्राप्त किया है। इसी प्रकार से आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के मात्रक मीटर के 3 बार गुणा करने से प्राप्त होता है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब इत्यादि व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण माने गए हैं। अब हम लोग माप के परिणाम की बात करें तो माप के परिणाम की बात करें तो पहला संख्या भाग और दूसरा मात्रक भाग। लंबाई मापने के प्राचीन तरीके, पैर की लंबाई, अंगुली की लंबाई, हाथ की लंबाई, एक कदम की दूरी आदि। वहीं लंबाई मापने की आधुनिक तरीके की बात करें हम लोग मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि। तो इसमें आप लोगों ने, मैंने आपको मैथ में बताया भी था, कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। इसकी ट्रिक होती है, सीटेट में यहाँ से प्रश्न बनता है तो एक तरफ से नीचे से जाते हैं, 10 से गुणा करते जाते हैं, वापस लौटते हैं, 10 से भाग चलते आते हैं। इसको मैथ पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो लंबाई मापने के जो आधुनिक तरीके हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि। संसार के विभिन्न भाग प्रयोग मात्रक के रूप में। एक गज में कितना फुट होता है, तो एक गज में कितना फुट होता है, एक गज में आपका 3 फुट होता है। कितना होता है, 3 फुट होता है। एक गज में कितना इंच होता है, एक गज में 36 इंच होता है। कितना, 36 इंच होता है। एक गज में कितना मीटर होता है, तो एक गज में 0.91 मीटर होता है। एक गज में कितना मीटर होता है, तो एक गज में 0.91 मीटर होता है। एक बीघा में कितना गज होता है, तो एक बीघा में 965 गज होता है। कितना, 965 गज। अलग अलग राज्य में मापन अलग अलग है, तो हर राज्यों में अलग अलग नापा गया है। तो एक बीघा में 965 गज होता है। फुट क्या होता है, तो फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया है। फीट फुट का बहुवचन होता है। एक फुट में 12 इंच और एक गज में 3 फीट होते हैं। तो क्या होता है, एक फुट में 12 इंच और एक गज में 3 फीट होते हैं। एक फुट में 12 इंच यानी 30.48 सेंटीमीटर या हम लोग 0.3048 मीटर भी कह सकते हैं। वर्ग फीट क्या होता है, तो एक वर्ग फीट और कुछ नहीं बल्कि 1 फुट गुणे 1 फुट होता है। एक वर्ग होता है जिसकी चारों दीवारें 1 फुट की होती हैं और इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग फीट होता है। तो जैसे साइड स्क्वायर बराबर 1 फुट स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर फुट होता है। तो फीट को हम 1 फुट के नाम से भी जानते हैं। 1 फीट का 30.48 सेंटीमीटर होता है। वहीं 1 वर्ग फीट का अर्थ होता है 929.0304 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1790 में
फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। तो 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे हम लोग मीटर पद्धति कहते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जो संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। सेंटीमीटर की बात करें हम लोग तो प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। तो प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, उसे ही हम लोग सेंटीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर की बात करें तो एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें हम लोग मिलीमीटर कहते हैं। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। वहीं 1 किलोमीटर क्या होता है? लंबी दूरियों के मापन के लिए बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। वक्र रेखा क्या होती है? तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। फिर धागे से मापन से मापना चाहिए, तो मापक से मापना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। फिर धागे से मापक से मापना चाहिए, जैसे वृत्त को मापना। गति क्या होती है? तो गति की हम लोग बात करें तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। वर्तुल गति क्या होती है? तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वर्तुल गति कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने घड़ी की सुई देखा होगा। क्या देखा होगा? घड़ी की सुई देखा होगा। या आप लोग मान लीजिए पंखे की पंखुड़ियाँ देखा होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तुलाकार गति कहते हैं। या जब किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कहती है, पंखा कैसे घूमता है? वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। घड़ी की सुई कैसे घूमती है? 360 डिग्री घूमती है ना। पंखा कैसे घूमता है? 360 डिग्री घूमता है ना। तो यह एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो इसे ही हम लोग वर्तुल गति कहते हैं, जैसे घड़ी की सुई, पंखे की पंखुड़ियाँ आदि। अब हम लोग बात करते हैं आवर्ती गति क्या होती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा t एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने एक निश्चित पथ पर गतिमान होती है तो तथा t एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराता है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है तथा इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है, अतः 365.5 दिन उसका आवर्त काल होता है। वहीं घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति का उदाहरण होता है। झूले में झूलना और अणुओं में परमाणुओं के कंपन भी आवर्ती गति के उदाहरण होते हैं। हृदय का धड़कना भी आवर्ती गति होता है। क्या होता है? आवर्ती गति होता है, जैसा फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं घूर्णन गति क्या होती है। तो जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो उसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो इसे ही हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। तो उसे हम लोग घूर्णी गति या रोटेशनल मोशन कहा जाता है। यूलर के घूर्णन प्रमेय थ्योरम के अनुसार एक ही समय में स्थिर या तय अक्ष के चारों ओर समकालीन घूर्णन असंभव है। अगर एक ही समय में 2 घूर्णन प्रक्रिया हुआ भी तो उनका एक अक्ष बन जाता है। इस प्रकार की गति जब अवतरित होती है तब वह घूर्णन अक्ष के सतह के सीधे हो रहा होता है। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे मैप का, नॉर्थ पोल साउथ पोल। किसी अग्नि रिगिड वस्तु की स्थिर अक्ष के चारों ओर की गतिशील उसी वस्तु के मुक्त घूर्णन गति की अपेक्षा कहीं बेहतर होता है। घूर्णन गति एक सीधी दिशा में हो रही गति के अनुरूप काम करता है। घूर्णन गति तब अवतरित होता है जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुसार सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में भ्रमण करती है। इस रेखा को घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है। फिर त्रिज्या सदिश वस्तुओं के सारे अक्ष से होते हुए एक ही समय में समान कोणीय विस्थापन से गुजरती है। किसी भी घूर्णन गति को हम 3 कोणीय विस्थापन जो कि 3 आयताकार समन्वय एक्स वाई जेड के हिसाब से रहती है मान लेते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान केंद्र, पृथ्वी के परित चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिका परिसंचरण आदि क्या है? आवर्त गति आपके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके घूर्णन गति कहलाती है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ा, जिसका नाम था गति, दूरी और समय। क्या था? गति, दूरी और समय,
जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर था। यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न बन चुके हैं। गति, दूरी एवं मापन क्या होता है, यहाँ से पेपर सीटेट पेपर 2 या बिहार शिक्षक भर्ती में प्रश्न बन चुका है। तो मैं आशा करता हूँ यह चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसे लगे। हम लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस चला रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप लोग 4 महीने तक हमारे चैनल के साथ बने रहे, यानी कि 10 दिसंबर तक अगर आप लोग बने रहे, तो यकीन मानिए सीटेट में हम इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे आपकी कि एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर से नहीं बनेगा। और आप लोग मॉक टेस्ट लगा के देखिएगा, आपके 110 115 नंबर आसानी से मॉक टेस्ट में आने लगेंगे। बस आप लोग 4 महीने चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, उस लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको क्लासेज की नोट्स सब मिल जाएंगी, आप उसको डाउनलोड कर लिए, क्लास की नोट डेली पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और क्लासेज देखते रहिए। और उसके बाद जो मैं 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करवाऊँगा, उसको आप लोग अच्छे से पेपर को देख लीजिएगा, कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न आते रहते हैं। उसके बाद इतना आप लोग कर लेते हैं और एक पेडागॉजी की मैराथन क्लास करवा दूंगा, एक आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की मैराथन क्लास करवाऊंगा। इतना अगर आप लोग देख लेंगे तो यकीन मानिएगा सीटेट में आप लोग 110 115 नंबर आसानी से ला लेंगे। हमारा आप लोग पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में सारे फीडबैक रिजल्ट बच्चों के शेयर किया हुआ हूँ, आप लोग जाके देख लीजिए, आपको खुद बिलीव हो जाएगा कि कितनी बेहतरीन हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा क्लासेस की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।